हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, इसके पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है प्रतिस्थापन विधि से, और हमने आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें 3 विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें पहला विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा विधि है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो हम आज इन दोनों विधियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो। ठीक है, तो देखिए इसको करते कैसे हैं। विलोपन विधि क्या होता है? तो विलोपन विधि का मतलब होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है? तो इसमें ये काम करना रहता है कि दो इक्वेशन रहते हैं, तो उसमें से क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन में या तो दूसरे वाले इक्वेशन को जोड़ देते हैं या तो घटा देते हैं। ये जोड़ना है कि घटाना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर के ऊपर कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, उसी हिसाब से जोड़ना घटाना किया जाता है। ठीक है, और वज्र गुणन विधि क्या होता है? तो वज्र गुणन विधि में को कहते ही हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्रॉस जो मल्टीप्लाई होता है इसमें यही करते हैं कि एक्स का मान वाई का मान निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको सारा कुछ इसमें समझ में आएगा, और हमने कोशिश की है कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और साथ में ये भी हम बताएंगे कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे और कैसे आपको ये मेथड्स लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा मेथड है वो है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि हमने अभी बताया कि एलिमिनेशन मेथड होता है। तो क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा, या तो कहेगा निम्नलिखित को विलोपन विधि से हल कीजिए, और या तो कहेगा एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करना क्या है, तो पहले देखो अगर एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम प्रतिस्थापन लगाएं, या तो हम विलोपन लगाएं, या तो हम वज्र गुणन लगाएं, कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन विलोपन वाला सबसे इजी माना जाता है। ठीक है, इससे आंसर कुछ मिनटों में ही आ जाता है। ठीक है, अगर समझ में ये चीज़ें आ गई तो अब मान निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक, तो अगर कुछ भी नहीं कहेगा तो हम कोई भी मेथड्स लगा सकते हैं, और अगर कह देगा कि नहीं विलोपन से ही सॉल्व करना है तो विलोपन ही लगाना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 2 इक्वेशन दिया था, तो हमने एक इक्वेशन और ये 2 इक्वेशन हमने मान लिया है, इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि पहले वाले इक्वेशन में या तो दूसरे को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के नेचर के ऊपर कि क्वेश्चन का नेचर कैसे है। अब देखिए यहाँ जैसे यहाँ है क्या 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -61, और ये है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब देखिए एक बात और आपको ध्यान रखना है कि कोई एक स्टेप, मान लो 2 स्टेप इसमें है कि नहीं है, इधर इधर 2 स्टेप है, इधर भी 2 है ना। तो इसमें देखना ये है कि आपका कोई एक स्टेप इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब जैसे अगर ये 3x है तो या तो ये 3x हो, या ये 5y है तो ये 5y हो, कोई एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो यहाँ तो 3x था, यहाँ 2x है, ये कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ 5y है और यहाँ भी 5y है, कॉमन है। इसका मतलब हम विलोपन विधि लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर बराबर नहीं होगा कोई भी एक पद, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, तो आपको करना क्या है, इक्वल बनाना है। अगर आप विलोपन विधि से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इक्वल बनाना है। ठीक है, कैसे इक्वल बनाएंगे? तो मान लो अगर ये ऐसे रहता 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, और फिर रहता x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, कुछ ऐसे रहता। तो अब देखिए यहाँ कोई भी इक्वल नहीं है, ये 3x है ना, ये 3x है, और ये x है ना, और ये 5y है, ये 2y है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इक्वल है। अब हम चाह रहे हैं विलोपन विधि से ही सॉल्व करना और किसी मेथड से नहीं, तो करेंगे क्या, देखो यहाँ 3x है तो हम यहाँ इस वाले को भी 3x में बदल दें। ठीक है, तो कैसे 3x में बदलेंगे, इस पूरे अगर इक्वेशन में 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये तो 3x हो जाएगा, ये तो 6y हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6y जैसे काम करेंगे वैसे आगे इसके साथ भी काम करेंगे, लेकिन ये 3x हो जाएगा। जो हमारा मेन मकसद था ये 3x हो जाएगा, और अब ये विलुप्त हो जाएगा जब हम घटाएंगे तो।
ठीक, यानी विलोपन विधि तब लग जाएगा जब हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल कैसे करेंगे, अब आपकी मर्जी नहीं है कि हम x को इक्वल करें, आपकी मर्जी हम y वाले को इक्वल करें। तो देखिए यहाँ 5y है, यहाँ 2y है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, ऐसा नहीं केवल इसी बस में, पूरे में करना रहता है, पूरे इक्वेशन में। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा, और इस इक्वेशन में पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये 10 हो जाएगा। तो 10 10 क्या हुआ, इक्वल हो गया ना। तो अब विलोपन विधि लग सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो हम इक्वल किसी एक टर्म को बनाएंगे, और बनाने के बाद तभी विलोपन विधि लगेगा, नहीं तो विलोपन विधि नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पहले से ही इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हम ध्यान ये देंगे कि जोड़े की घटाएं। तो देखो अगर हम जोड़ते हैं तो ये प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। पहले घटाने पर बात करते हैं। अगर हम घटाते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो अगर घटाते हैं तो ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा देखो -5y -5y -10y हो गया ना। अब देखो तुम देखो ये x ये 10y, कोई चर विलुप्त हुआ नहीं हुआ। ठीक है, जब चर ही विलुप्त नहीं होगा तो विलोपन विधि किस बात का। ठीक है, विलोपन का मतलब ये है कि किसी एक चर को गायब करना, तो हुआ ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, तो दूसरा क्या बचा है, प्लस। यानी समीकरण 1 में अगर 2 को जोड़ दें तो एक चर विलुप्त हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस करने से तो विलुप्त हुआ नहीं, तो प्लस ही करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे देखो साइन यहाँ प्लस हो गया, और ये प्लस था तो प्लस 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 ही होता है, और ये माइनस था तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। गणितीय चिन्ह में आपको बताया गया है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हमने साइन लिख लिया, प्लस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे जब तो ये हो जाएगा 5x, और ये देखो -5y प्लस का 5y है ना, सेम सेम है और अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। -61 -4 ये हो गया -65। ठीक है, अब x का मान निकालने पक्षांतर करके, पक्षांतर की भी वीडियो हमने पहले ही बना रखी है। और देखो x = हो जाएगा -65/5 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 13 टाइम्स में कट कर देगा 565 को। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -13। क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, -13। अब हमने क्या कहा था कि एक चर का जब मान आ जाएगा तो उसी चर के मान को हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, आपकी चॉइस, जिसमें भी रखना चाहे उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में रख दिया। अब 1 इक्वेशन क्या था, यही था ना, 3x - 5y = -61। तो यही इसी में हमने रख दिया, और जब रखा तो क्या होगा, देखो यहाँ रख दिया, तो ये हमने पूरा इसमें रखा, तो ये -39 - 5y = -61। तो -5y = -61, और ये इधर माइनस का था, इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो -5y = -22। ये देखो असमान चिन्ह है ना, तो असमान चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं ना, और घटने के बाद वही साइन लगता है जो बड़ी वाली संख्या के साथ रहता है। तो घट के 22 आया, लेकिन बड़ी वाली संख्या 61 थी तो माइनस लगा था, इसलिए माइनस में आ गया। गणितीय चिन्हों के नियम में आपको समझाया गया, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक वाली हमने पहले ही वीडियो के थ्रू समझा दिया है। अब देखिए y का जो मान आएगा वो -25/5 होगा ना, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 22/5, और x का मान आया था -13। तो उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा विलोपन विधि, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग दूसरा मेथड सीखने वाले हैं, वज्र गुणन विधि। ठीक है, अब वज्र गुणन विधि क्या होता है, तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, किस फॉर्मेट में दिया रहेगा, ऐसे इस फॉर्म में दिया रहेगा, a1x + b1y + c1, फिर a2x + b2y + c2 = 0। 2 समीकरण हैं, ऐसे 2 समीकरण रहेंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या रहेगा, अब उसके बाद वज्र गुणन विधि थी। वज्र गुणन विधि का मतलब ही होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब देखिए करेंगे कैसे। मान लो अगर x बराबर हमें लिखना है ना, ये x बटे, ऐसे लिखना है x बटे, जैसे ही हम x बटे लिखेंगे तो ये हम पूरा टर्म छुपा लेंगे,
पहला वाला x लिया हमने तो पहला पूरा टर्म छुपा लिया, ठीक। अब बचा क्या है, यहाँ बचा है b1 और c1, यहाँ बचा है b2 और c2, साथ में y भी है तो कोई नहीं, y को हम नहीं मान रहे कि y है वहाँ, ठीक है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो बचा क्या, b1 c1 और b2 c2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b1 c2 होगा ना और b2 c1, तो यही लिख देंगे b1 c2 माइनस b2 c1। देखो यहाँ b1 c2 और ये क्या हो जाएगा b2 c1, ठीक। तो x का समझ में आ गया कैसे करना है। अब देखो, अब y लिखेंगे तो y बटे जब लिखेंगे तो y बटे लिखेंगे तो y वाले को छुपा लेंगे, ठीक है, y बटे लिखे तो इस y को पूरा छुपा लेंगे, ठीक। अब ये y हमने छुपा लिया। अब बचा क्या हमारे पास, देखो बचा है, अब x को हम इग्नोर कर रहे हैं, a1 a2 c1 c2 यही बचा हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, पहले ये छुपाए हैं ना तो इधर वाला पहले लेंगे, तो c1 a2 c2 a1, ठीक है। तो ये क्या हुआ, c1 a2 माइनस c2 a1, देखो क्रॉस हो गया ना, c2 a1 c1 a2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर कोई चर नहीं है तो हम वहाँ लेंगे 1, क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। और जब 1 अपान करेंगे तो ये वाला छिपा लेंगे। यहाँ हमने x y को इग्नोर कर दिया तो बचा क्या, a1 b2, देखो a1 b2 और a2 b1, ठीक है। ध्यान रखना पहले वाले से ही हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले a2 b1 लिख दे फिर a1 b2, गलत हो जाएगा। पहले ऊपर वाला फिर ये नीचे वाला, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। अब मान लो इसके बाद आप चाहती हो कि डायरेक्ट x का मान आ जाए, ठीक है, डायरेक्ट y का मान आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट x का मान चाहिए तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये है, हम क्या करेंगे, x वाले को इसके बराबर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ये x वाला भी c के बराबर है, y वाला भी c के बराबर है, तो हम पहले x वाले को इसके बराबर रखेंगे, ठीक। x का मान निकालना है इसलिए, तो x बराबर जब ये रख देंगे लास्ट वाले को तो देखो x का मान निकालना है तो ये वाला पक्षांतर कर देंगे, ये क्या है, भाग है, और इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा होगा ना। और जब गुणा होगा तो 1 में ही तो गुणा होगा, तो 1 में जब गुणा होगा तो यही चीज़ रह जाएगा ना ऊपर, तो b1 c2 माइनस b2 c1, ये वाला ऊपर हो गया और नीचे वाला जैसे था वैसे उतार लिया, ठीक। तो ये x का मान आ गया। ऐसे ही जब हमें y का मान निकालना है तो हम x वाले को भूल जाएंगे, ये हमारी अब इसकी ज़रूरत है नहीं। अब y वाले को क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे, ठीक। अब y का मान निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली जो चीज़ है नीचे वाली ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे का नीचे ही रह जाएगा, ठीक। तो c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 माइनस a2 b1। आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप इक्वेशन देखिए जैसे हमने समझाया। पहले x लिखिए, x वाले को छुपा लीजिए, तिर्यक गुणा, फिर y लिखिए, y वाले को छुपा लीजिए, फिर उसके बाद तिर्यक गुणा, फिर ऐसे ही 1 लिखेंगे, उसके बाद बाकी जो बचा है उसमें भी क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा, ठीक है। और अगर वैसे नहीं लाना है, x की वैल्यू लानी है, डायरेक्ट y की वैल्यू लानी है तो इस मेथड से, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखिए, निम्न समीकरणों को वज्र गुणन विधि की सहायता से हल कीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 1 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ज़रूरी नहीं ऐसे इक्वेशन हो सकता है इक्वेशन ऐसे भी हो, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 1 मान लो ऐसे है तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो बन गया ना 3 पद में, ठीक। तो घबराना नहीं है, अगर क्वेश्चन केवल ऐसे दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके इसी तरह से बना लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करना है, हमें 2 इक्वेशन मान लेंगे, हम पहले को पहला इक्वेशन बना लेंगे, दूसरे को दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। अब मान निकाल लेते हैं, तो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है ना, और ये a2 है, b2 है, c2 है, ठीक। तो a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, b1 की वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है, माइनस लगा है तो माइनस लिखेंगे, c1 की वैल्यू क्या है, 1, ठीक। ऐसे ही नीचे वाले से निकालें, a2 की वैल्यू क्या है, 3, और b2 की वैल्यू क्या है, 4, और c2 की वैल्यू क्या है, -5, ठीक, निकल गया। अब वज्र गुणन विधि क्या है, यही बताए थे ना, x बटे क्या होता है, मान लो x लिखना है तो इसको छुपा लिया हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 इंटू -5, देखो -3 -5 -4 इंटू 1। अगर हम फॉर्मूला ना भी लिखें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक, कर लिया। उसके बाद क्या है,
फिर उसके बाद वाई वाला जब लिखेंगे, तो जब वाई वाला लिखेंगे बच्चे, तो वाई वाले में देखो क्या, वाई वाले को छुपा लिया हमने, ठीक है। अब जब वाई वाले को छुपा लिया तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा और ये 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा ना, तो यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है। साथ में माइनस भी लगा हुआ है ना, देखो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, 3 में किया ना, यहाँ देखो, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया और ये -5 का जो मल्टीप्लाई था वो 2 में, यानी 2 का मल्टीप्लाई -5 में कर दिया, तो ये हो गया, ठीक। अब देखो, अब ये लास्ट वाला बचा है, 1 अपान करेंगे ना, तो 1 अपान जब करेंगे तो कौन सा छुपा लेंगे, 1, ये 1 लास्ट वाला छुपा लेंगे ना, ये लास्ट वाला छुपा लिया हमने। तो अब होगा क्या, ये 2 का जो मल्टीप्लाई है वो 4 में हो जाएगा और ये -3 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, ठीक है। देखो हुआ है कि नहीं हुआ है, हमने बिना फार्मूले के ही बताया है। और फार्मूला चाहिए आपको तो हमने A1 A2 B1 B2 सब का मान निकाल लिया है ना, बस इसी फार्मूले में पुट कर दो, ठीक है। मान जगह जगह पे रख दो जिसका मान निकाला गया है। अब देखो होगा क्या, लास्ट वाला समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि जब तक आपको लास्ट में XY का मान निकालने नहीं आएगा तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे x बटे ये हो गया 15, 3 × 5 = 15 और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, ठीक। और यहाँ देखो ये -4। और एक बार हम आपसे और कह रहे हैं, जितने लोग भी गणितीय या चिन्हों के नियम की वीडियो नहीं देखें वो ज़रूर देख लें, और वो बेसिक्स है, उसका प्रयोग सब जगह करना है। अगर आपको वही समझ में नहीं आएगा तो सोल्यूशन तो आएगा ही नहीं। अब देखिए y, ये हो गया y अपान ये हो गया 3 और यहाँ मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 10 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक। अब यहाँ बात करते हैं लास्ट वाला, तो 1/2 × 4 -3 × -3 है ना, तो ये 8 हो गया और ये क्या हो गया 3 3 जा 9 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया x बटे 11, ये हो गया y बटे 13, ये हो गया 1/17। अब x का मान निकालना है, हमने क्या सिखाया था, अगर आपको x का मान निकालना है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हम x बटे 11 को 1/17 के बराबर लिखेंगे, ठीक। अब पक्षांतर करेंगे, यहाँ देखो ये यहाँ भाग में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो जब गुणा होगा तो 1 में ही तो गुणा होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/17, ठीक। और ऐसे ही y का निकालते हैं तो x की ज़रूरत है नहीं, ऐसे आपको कट नहीं कर देना, छुपा लेना है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो ये 13 जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये 17 पहले से है, तो y की वैल्यू आ गई 13/17। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।